और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीदें ठीक ठाक ही होंगे। तो आज कक्षा 12 का बच्चों हम एक्सरसाइज 4 सारणिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी आगे वीडियो बना सकूं। चलो बच्चों, सारणिक चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सारणिक चैप्टर स्टार्ट कर, जैसे समझिए, कह रहा है कि एक समीकरण पर हम विचार करते हैं बच्चा। एक समीकरण पर विचार करें, a1x प्लस b1y बराबर 0, और एक समीकरण दे रखा होगा a2x प्लस b2y बराबर 0। यानी दो समीकरण हम लोग के पास है बच्चों, एक a1x प्लस b1y बराबर 0 और एक a2x प्लस b2y बराबर 0। कह रहा है कि जहाँ x इज नॉट इक्वल 0 और y इज नॉट इक्वल 0। कह रहा है कि x भी 0 के बराबर नहीं है और y भी 0 के बराबर नहीं है। बात को समझिएगा। कह रहा है x भी 0 के बराबर नहीं है और y भी 0 के बराबर नहीं है। x भी 0 के बराबर नहीं है और y भी 0 के बराबर नहीं है। और कह रहा है कि x y को विलुप्त कर दीजिए। एक्स वाई को क्या करना है? खत्म करना है। तो बच्चा सोचो, एक्स वाई को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, है कि नहीं? एक्स वाई का विलोपन हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक्स वाई का विलोपन हम लोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इस पर जरा विचार करिएगा, ठीक है, कि एक्स वाई का विलोपन हम लोग कैसे कर सकते हैं। दो ठो समीकरण हमने लिख दिया। एक लिखा a1x प्लस b1y बराबर 0 और एक लिख दिया a2x प्लस b2y बराबर 0। कह रहा है जिसमें कि x इज नॉट इक्वल 0 और y इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। और कह रहा है कि इस समीकरण से x और y का विलोपन कर दीजिए। इस समीकरण से x और y का क्या कर दीजिए? विलोपन। तो x और y का विलोपन कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो जरा विचार करो बच्चा। a1x प्लस b1y बराबर 0 दिया है ना, a1x प्लस b1y बराबर क्या दे दिया? 0। तो क्या इसको हम ऐसे लिख दें, a1x बराबर माइनस b1y? लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? ये जो दूसरा समीकरण दिया है बच्चा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a2x बराबर प्लस उधर क्या जाएगा? माइनस b2y लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? ठीक है, हमने कहा कि दो समीकरण पर आप विचार करिए। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ए हो गया। अब कह रहा है कि x और y को विलुप्त कर दीजिए। x और y को क्या कर दीजिए? विलुप्त कर दीजिए। तो x और y को कैसे हम लोग विलुप्त कर सकते हैं? कह रहा है ये मान लो समीकरण 1 है और ये क्या है? समीकरण 2 है। अगर हम लिख देते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, जब समीकरण 1/2 से करोगे बच्चा, जब समीकरण 1/2 से करोगे तो कह रहा है कि दायां पक्ष के साथ बायां पक्ष के साथ ऐसे ही भाग होगा। a1x बटे में क्या हो जाएगा? a2x बराबर माइनस b1y बटे में माइनस b2y। कह रहा है x से x का आने खत्म, y से y खत्म, माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा बच्चा? a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में क्या हो जाएगा? b2। a1 बटे में a2 बराबर क्या हो जाएगा? b1 बटे में b2। फिर ये गुणा कर लेते हैं बच्चा। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा? a1 b2 बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो a2 b1। ये बातें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक ये बातें आप लोग बताइए फटाक से। कह रहा है बच्चा कि इतना होगा कि नहीं होगा? a1 b2 बराबर a2 b1, इतना होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप इस पर विचार करिएगा, इतना होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है, इतना होगा कि नहीं होगा, इस पर आप विचार करिएगा, है कि नहीं? चलो भाई,
तो अब सोचो बच्चा, कर गए a1 b2 बराबर a2 b1 है, प्लस इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो करोगे a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। ये बातें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बातें होगा कि नहीं होगा बच्चा। कह रहा है कि ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो कह रहा है ये बातों को हम लोग a1 b2 क्या भाई, a1 b2 माइनस a2 b1 इसका जो प्रतीकात्मक रूप होता है, इसका जो क्या होता है बच्चा, प्रतीकात्मक रूप जो होता है, इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखोगे। प्रतीकात्मक रूप, इसका जो प्रतीकात्मक रूप होता है, इसका प्रतीकात्मक रूप क्या हो जाएगा भाई, a1 a2 b1 b2 हो जाएगा, a1 a2 b1 b2। और यही चीज क्या कहलाता है बच्चा, सारणिक कहलाता है। कह रहा है कि इसका जो प्रतीकात्मक रूप होता है, इस समीकरण का जो प्रतीकात्मक रूप हो गया, यानी इसमें आप लोगों ने जो भी बातें मैंने बताया उसको समझिएगा एक बार वीडियो को आगे पीछे करके। तो कह रहा है कि प्रतीकात्मक रूप a1 a2 और b1 b2, यानी इसी का यह प्रतीकात्मक रूप है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। और हमेशा सारणी को किस में रखा जाता है, माड में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, माड में रखा जाता है। यानी ये इसका क्या हो गया, प्रतीकात्मक रूप हो गया। और यही प्रतीकात्मक रूप क्या कहलाता है बच्चों, सारणी कहलाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चा, a1 a2 b1 b2 ये किसके बराबर हो रहा है, a1 b2 बराबर a1 b2 माइनस a2 b1। a1 b2 माइनस a2 क्या हो गया, b1 हो गया। ये आपस में क्या हो गया बच्चा, बराबर होगा। इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि a1 a2 b1 b2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का यानी इसी चीज का ये क्या है, प्रतीकात्मक रूप है। और यही क्या कहलाता है बच्चा, सारणिक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। ये बातें आप लोग समझ पा रहे होगे कि a1 a2 b1 b2 लिखो या a1 a2 b1 b2। यानी कह रहा है कि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जो आप भी पढ़ा होगा वो जानता होगा कि पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। यानी ये चीजें क्या होंगी बच्चा, पंक्ति होगी। ये r1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। यानी ये स्तंभ हो गया और ये क्या हो गया, पंक्ति हो गया। और सारणी की जब बात करो बच्चा ना, सारणी की जब बात किया जाएगा, सारणी की जब बात हम लोग करेंगे, सारणी की जब बात करोगे तो सारणी में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितनी पंक्तियां होती हैं उतनी ही क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। सारणिक में पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है बच्चा, स्तंभों की संख्या, है कि नहीं। अरे पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, स्तंभों की संख्या। यानी सारणिक में पंक्तियों की संख्या बराबर होता है स्तंभों की संख्या। किसी को कोई दिक्कत। ये जो a1 a2 बच्चा ना, a1 a2 b1 b2 ये सब क्या कहलाते हैं, सारणी के अवयव कहलाते हैं। a1 a2 b1 b2 सारणी के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। यानी किस कोटि का ये सारणिक है, तो किस कोटि का, कह रहा है इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। क्या है भाई, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। या 2 गुणे 2 कोटि का, कह रहा है कि 2 गुणे 2 कोटि का क्या हो गया, सारणिक हो गया। यानी जितने पंक्तियां होंगी उतने ही क्या होंगे बच्चा, स्तंभ होगा। यानी स्तंभों की संख्या बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर होता है पंक्तियों की संख्या। ये बातें आपको नहीं दिख रही है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। चलो जी, अब उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा हो। ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा था। अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चा, एक बार और मैं समझा देता हूँ। a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ से हमने लिख लिया का जो प्रतीकात्मक रूप होता है a1 a2 और क्या हो गया b1 b2। अब ये बातें समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है कि इसका ये प्रतीकात्मक रूप होता है और इसी प्रतीकात्मक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। इसी प्रतीकात्मक रूप को क्या बोला जाता है, सारणिक बोला जाता है।
तो कह रहा है इसका मतलब क्या, यानी इसका प्रतीकात्मक रूप हो गया। इसको हम लोग a1 a2 b1 b2 बराबर क्या लिख रहे होंगे, a1 b2, यानी ये जो बातें हैं इसके क्या होगा, बराबर हो रहा होगा। वही हमने लिखा a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। कह रहा है कि सारणिक में पंक्तियों की संख्या बराबर होता है स्तंभों की संख्या के। पंक्तियों की संख्या बराबर होता है स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या है भाई, बराबर है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही क्या होते हैं, इसमें स्तंभ होते हैं। कह रहा है कि ये पंक्ति हो गया, ये दूसरी पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया। a1 b1 a2 b2 ये क्या है भाई, ये सारणी के अवयव होते हैं, सारणी के अवयव होते हैं। और ये देखो भाई, ये यहाँ देख लो, कह रहा है कि a1 b2 ये पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया, है कि नहीं। और ये जो बातें हैं ये दूसरा पद हो गया, सेकंड पद हो गया। तो कह रहा है कि सारणिक में पदों की संख्या पूछ लेता है और अवयवों की संख्या। कह रहा है किसी सारणिक में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, है ना। सारणिक में अवयवों की संख्या, तो सारणिक में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, अवयवों की संख्या कैसे हम लोग निकाल रहे होंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो n स्क्वायर क्या निकालोगे भाई, n स्क्वायर करोगे तो ये अवयवों की संख्या हो जाएगी। और पदों की संख्या की बात करोगे बच्चा, पदों की संख्या, और सारणिक में जो पदों की संख्या होती है ये फैक्टोरियल n होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल n, या फैक्टोरियल क्या होता है बच्चा, n होता है। अब सोचिए n स्क्वायर का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई, कह रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियां दे रखा है, 2 पंक्तियां, क्योंकि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे। जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही क्या होते हैं बच्चा, स्तंभ होता है। यानी जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है, यानी 2 का स्क्वायर कर दोगे। n का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे, और 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 4 होगा। ये क्या हो जाएगा, सारणिक में अवयवों की संख्या। देखो इसमें कितने अवयव हैं, 2 पंक्तियां थी ना, 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया। इसका मतलब कि अवयवों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, यानी अवयवों की संख्या क्या हो गया बच्चा, 4 हो गया। अवयवों की संख्या क्या हो गया, 4। लेकिन अगर पदों की संख्या बात करोगे तो n का मतलब क्या, 2 ही पंक्तियां तो हैं, तो फैक्टोरियल 2 लिखोगे। और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या, तो 2 × 1 ऐसे लिख देना, 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 ऐसे चलेगा, 3 से शुरू होगा 1 तक चलेगा। अगर फैक्टोरियल हम 4 की बात करेंगे, है ना, फैक्टोरियल किसकी बात करेंगे, 4 के, ऐसे ही फैक्टोरियल लिख सकते हो और ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो कह रहा है बच्चा फैक्टोरियल 4 को हम लोग कैसे लिख रहे होंगे, 4 से शुरू करेंगे 1 तक जाएंगे, 4 3 2 × 1 ये बातें होगा। इसका मान इतना आ रहा होगा। यानी इसमें क्या बच्चा, तो 2 ही पंक्तियां हैं, तो फैक्टोरियल क्या लिखो, 2 × क्या होगा, 1 होगा, 2 कम में 2, यानी पदों की संख्या कितनी, देखो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, यानी पदों की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट में S लिख करके छाप देना, S लिख करके भेज देना, हम समझ जाएंगे कि हाँ ये बातें आपको समझ में आ गई है। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि और भी बच्चे देख सकें इस चीज़ को। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो जी, ये बात यानी ये सारणिक आप समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा क्या माजरा इसमें चल रहा होता है, यानी जिसमें जितने पदों की संख्या और स्तंभों की संख्या हो गया। सारणिक में अवयवों की संख्या मैंने आपको बता दिया और हमने पदों की संख्या बता दिया, अवयवों की संख्या बता दिया और पदों की संख्या मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कैसे आप निकाल रहे होगे। इसी प्रकार से हम लोग एक और समीकरण पर बात करेंगे, एक और समीकरण पर हम बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको छाप लेना। अगर ये बातें समझ में आ रही होंगी तो कमेंट में S लिख करके भेज देना, हम समझ जाएंगे कि ये बातें आपको समझ में आ जा रही हैं, ठीक है। अब देखो एक और समीकरण पे हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। चलो जी, जैसे मान लो एक समीकरण दे दिया a1x
प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। दूसरा समीकरण ये दे दिया बच्चा a2x प्लस b2y प्लस c2z है ना बराबर 0। और एक समीकरण दे दिया a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। और कह रहा है इसमें यहाँ भी x इज नॉट इक्वल 0, y इज नॉट इक्वल 0 तथा z इज नॉट इक्वल 0। कह रहा है कि नहीं x 0 के बराबर है, नहीं y 0 के बराबर है और नहीं z 0 के बराबर है। यानी x y z ये तीनों 0 के बराबर नहीं है। x y z ये तीनों 0 के बराबर नहीं है। ये बातें आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तरीके उम्मीद है अब दिख रहा हो। ठीक है, ठीक अब दिख रहा है, अब दिखेगा। चलो भाई, यानी a1x हमने कहा कि अब ऐसे समीकरण में विचार कर देख लो भाई। तीन ठो कोई समीकरण, वहां पर दो समीकरण दिया था और उस दो समीकरण में हमने एक्स वाई का क्या कर दिया था, विलोपन किया था। यहाँ पर तीन समीकरण दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या हो गया 0। अब जरा सोचो, यहाँ पर एक्स वाई जेड 0 के बराबर नहीं है और कह रहे कि एक्स वाई जेड का क्या कर दीजिए, विलोपन कर दीजिए यानी विलुप्त कर दीजिए। तो जरा विचार करो ना, हमने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। ये दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 और वो तीसरा समीकरण a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। ये तीनों समीकरण को आप विचार कर लीजिए। अब जरा सोचो भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। कह रहा है कि आप कक्षा 10 में एक वज्र गुणन फार्मूला पढ़े होगे, तो हमेशा ऐसे चलता है प्लस फिर माइनस फिर क्या चलता है बच्चा, प्लस प्लस माइनस और क्या चलता है प्लस। यानी अगर यहाँ से हमें x का मान निकालना होगा तो वज्र गुणन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर x का मान निकालना तो लिखते हैं हम लोग x अपान, या x को विलुप्त करना है तो x अपान, तो इसको छोड़ दें यानी y। अब समीकरण 1 से हमने x अपान लिख दिया। अब समीकरण 2 और 3 से हम लोग क्या करते हैं, y के गुणांक का गुणा z के गुणांक में करते हैं और यहाँ पर y के गुणांक का गुणा, यानी y के गुणांक का गुणा हम लोग किस में करते हैं, z में, और बीच में चिन्ह किसका होता है, माइनस का होता है। बीच में चिन्ह किसका होता है बच्चा, माइनस का होता है। जैसे अभी हम लोग पीछे फार्मूला में पढ़े थे, बीच में साइन किसका हो रहा था, माइनस का। तो b2 का c3 में गुणा करोगे तो b2 c3 माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या जाएगा b3 c2 बराबर होता है, प्लस फिर क्या चलता है माइनस, यहाँ पर क्या है y अपान। कर रहे हैं कि अब y अपान कर रहे हैं यानी y को विलुप्त कर रहे हैं ना, तो इस y वाले के मान को छोड़ करके यानी x का गुणा z में करोगे, यहाँ x का गुणा z में करोगे तो x के गुणांक यानी x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ z का गुणांक क्या है c3, बीच में साइन किसका होगा माइनस का, x का गुणांक क्या है a3 और यहाँ पे z का गुणांक क्या है बच्चा c2 हो बराबर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब हमें z को विलुप्त करना है, क्या लिखोगे z अपान, है कि नहीं, z अपान। कह रहा है कि अब z अपान करना है ना, तो z को छोड़ दोगे यानी यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 2 और 3 में ही काम करना है, क्योंकि समीकरण 1 से तो एक्स वाई जेड हमने लिख ही लिया, समीकरण 2 और 3 में ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया और समीकरण 3 हो गया। अब जरा सोचो, अब क्या करो, x का गुणांक का y के गुणांक में गुणा करोगे, x का गुणांक का y के गुणांक में गुणा करोगे, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो a2 यानी x का गुणांक क्या है a2 और यहाँ y का गुणांक तिर्यक गुणा करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, और y का गुणांक क्या है b3, तो b3 माइनस कर इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा a3 b2। इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर, जहां लिख देना k इक्वल क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ से x का आप मान निकालिएगा, x का मान अगर बच्चा निकालोगे तो x बराबर, हमने कहा मान लो k
का कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग 1 के बराबर मान लेते हैं। तो अगर यहाँ 1 होगा तो इसका गुणा अगर 1 में करोगे तो इतना ही आ रहा होगा। तो क्या आएगा बच्चा, B2C3 माइनस B3C2। अगर यहाँ से उसी प्रकार y का मान निकालोगे तो y बराबर इसका गुणा 1 में करोगे तो ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा दो और क्या हो जाएगा A2C3 माइनस A3C2, है कि नहीं। यहाँ से कमा z का मान निकालोगे, अगर इसको 1 माने हो तो z बराबर ये इसका गुणा 1 में करोगे तो यही होगा, यानी A2B3 माइनस A3B2। कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चा, यानी एक्स वाई जेड का मान निकल गया। और कहोगे क्योंकि समीकरण 1 से हमने एक्स वाई जेड रखा था और y का, यानी जब हम लोग x लिया तो इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, y लिया तो इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, z लिया तो इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया। लेकिन यहाँ से एक्स वाई जेड अपान हम लोग कर दिए थे, तो लिखोगे कि एक्स वाई जेड का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है कि नहीं। यहाँ पर लिखोगे बच्चा एक्स वाई तथा जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये बातें आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, जरा हम देख लें, ठीक है। कर रहे कि कोई बात नहीं, इधर तो बातें समझ में आई गई होंगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं। एक्स वाई जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स वाई जेड का मान, और समीकरण 1 आपने देखा था, तो एक्स वाई जेड का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 में लिख ही देता हूँ। समीकरण 1 क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, यही समीकरण 1 था। और इसी में एक्स वाई जेड का मान, और एक्स का मान हम लोग निकाले हैं, आप देखिए स्क्रीनशॉट लिए होगे तो a1 और x का मान क्या दिया है भाई, B2C3 माइनस B3C1, है कि नहीं है, किसी कोई दिक्कत, प्लस B1 और y का मान दे रखा है, और y का मान क्या दिया है, माइनस का A2C3 माइनस A3, यानी ये भी माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और y का मान दे रखा है क्या, A2, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो A2C3 माइनस A3C2, है कि नहीं, प्लस C1 और z का मान दे रखा है बच्चा, क्या z का मान दे रखा है A2B3 माइनस A3B2, ठीक है कि नहीं। ये बातें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। हमने क्या किया भाई, यहाँ से एक्स वाई जेड का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो समीकरण जब 1 में हम लोग रखे हैं तो क्या मान आ गया, A1 B2C3 माइनस B3C1 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 ब्रैकेट में A2B3 माइनस A3B2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हमने केवल क्या कर दिया, एक्स वाई जेड का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, एक्स वाई जेड का मान क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। और ये जो बातें आ गया बच्चा ना, A1 ये जो बातें आ रही है, इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखोगे, तो इसका जो प्रतीकात्मक रूप होता है वो क्या होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है कि नहीं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी ये इसके क्या होगा, बराबर होगा, यानी इसी चीज का ये प्रतीकात्मक रूप है। और यही प्रतीकात्मक रूप क्या कहलाता है बच्चा, सारणिक कहलाता है। यही प्रतीकात्मक रूप क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। तो उम्मीद में हमको है कि आपको ये सारणिक बातें समझ में आ रही होंगी कि सारणिक किसे कहते हैं। अब जरा सोचिएगा कि अगर मैं इसमें बात करूं अवयवों की संख्या, तो कितने, जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, तो 3 पंक्ति 3 का स्क्वायर करोगे, है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा, 9, देखो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ठो अवयव है। और पदों की बात करें, किसकी बात करेगा बच्चा, पदों की बात करेगा, है कि नहीं, किसकी बात करेगा, पदों की बात करेगा, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3, और 3 का करोगे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना के 6, 6 कम में 6, यानी पदों की संख्या क्या है 6। देखो भाई, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद, है कि नहीं है, यानी पदों की संख्या क्या हो गया, इसमें 6 हो गया, और अवयवों की संख्या क्या हो गया, 9 हो गया। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। इस चीज को ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो समीकरण से हमने कर दिया, इसको हम, यानी अगर ऐसे दे देगा और ऐसे लिखने के लिए बोलेगा तो कैसे हम लोग काम करेंगे,
यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस ये क्या होता है बच्चा, प्लस होता है, ठीक है कि नहीं। अगर ये प्लस ये माइनस ये क्या होता है, प्लस होता है। ये बातें आप लोग जानिएगा। इस चीज को अगर ऐसे दिया होगा तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है। और इस चीज को ऐसे लिखने के लिए चर्चा हम कल कर लेंगे। इसमें 7-8 गुण धर्म होता है ना, सारणी के गुण धर्म, जिससे सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। और कंपटीशन में आप बिना पेन उठाए ऐसे सारणी का जो सवाल आएगा खट से उसका आंसर बता रहे होगे। कब, जब आपको सारणी का गुणधर्म पता रहेगा तब। तो आज के लिए मैं क्लास इतना ही रखता हूँ। इसके आगे क्लास में कल लूंगा कि इसको कैसे हम लिखेंगे, और जो गुणधर्म है 8 गुणधर्म है, 8 गुणधर्मों को हम कल बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही होगी तो कमेंट में एस जरूर लिख करके भेजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ ये बातें आपको समझ में आ जा रही है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ, जो बच्चा अभी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस चीज़ को पढ़ सकें। अगर इसमें समझने में कोई त्रुटि हो रही हो तो उसको कमेंट में जरूर आप लिख करके बताइए कि ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, हम समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।